एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना के बीच में कंपैरिजन करना है, ठीक है, ये चीजें। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है भारत का आर्थिक विकास, जो कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम यहाँ पे समझने वाले हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आइए देखिए, ये वाला जो आपका चैप्टर है मेनली इसमें आप किस बारे में बात करेंगे, जब भारत आजाद होता है उस दौरान जो भारत की स्थिति थी वो कैसी थी, आर्थिक विकास की स्थिति कैसी थी, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र कैसे थे, सकारात्मक कदम क्या क्या उठाए गए थे, वो सारी चीजें हैं। मेनली देखिए यहाँ से हमारा मेन पार्ट होता है शुरू, ठीक है। इसी तरीके से मैं इस पार्ट को इंग्लिश में भी यहाँ पे अडॉप्ट कर लेता हूँ एक बार, ओके, ठीक है, ये रहा। और मुझे इसको कर लेना चाहिए आई थिंक छोटा, ताकि आपको ना अच्छे तरीके से सब कुछ देख सके, है ना। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आप आंसर देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन में दिया गया है, देखो अभिकथन ए हमारा क्या कहता है कि औपनिवेशिक काल में भारत प्राथमिक उत्पादों का निर्यातक था और निर्मित वस्तुओं का आयातक बना हुआ था। देखो ये ब्रिटेन के जो लोग थे ना, उनकी एक चाल थी कि भारत से जो कच्चा माल है उसको ब्रिटेन ले जाते थे, अंग्रेजों ने जब हम पे शासन किया था, और ब्रिटेन से अच्छा अच्छा माल बना के मशीनों के द्वारा वो भारत बेचते थे, ठीक है। तो भारत क्या था, कच्चे माल का निर्यातक, प्राथमिक वस्तुओं का निर्यातक, और जो बनी हुई वस्तुएं थी मशीनों के द्वारा उनका आयातक था, ठीक है। अंग्रेजों के द्वारा भारत पर जो व्यापार की नीति, जो विदेश की नीति लागू की गई थी, जो संरचना संगठन बनाया गया था, ये उसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अभिकथन और कारण क्या है बच्चों हमारे, बिल्कुल सही है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चुनेंगे हम सब, कौन सा चुनेंगे ऑप्शन जिसमें हमारा अभिकथन ए, कारण आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी है, ठीक है। कुमकुम कश्यप, वेरी गुड, ए आंसर दिया है आपने। विकी ऑप्शन ए, वेरी गुड, ए हम चुनेंगे जिसमें दोनों सत्य हैं, ठीक है, पहला वाला हमारा राइट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हम चलते हैं आगे की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझिएगा। सेकंड में पूछा गया है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में जो कृषि गतिहीनता थी वो पिछड़ी हुई थी, यानी कि कृषि जो था उसका विकास उतना नहीं हुआ था, बहुत ही पिछड़ा हुआ था। अब कारण क्या दिया जा रहा है, कारण ये बताया जा रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की लगभग 85% पॉपुलेशन कृषि पर निर्भर थी। तो देखो अभिकथन में क्या बात कही गई है कि औपनिवेशिक शासन में भारत जो था उसकी कृषि बहुत ही पिछड़ी हुई थी, लेकिन पिछड़ी हो हुई क्यों थी इसके बारे में रीजन यहाँ पे नहीं दिया गया। तो मतलब क्या हुआ कि सही तो है, सही तो है, बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो अब हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, आंसर बताएं सही बच्चे जल्दी से जल्दी, जिसमें अभिकथन ए सही है, कारण भी सही है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। सर बी, वेरी गुड, बी चुनेंगे हम यहाँ पे, और अभिकथन ए, कारण आर दोनों सत्य, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। अब ये आपके एक एक नंबर के छोटे मोटे क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या चुनना होगा, ठीक है। आप यहाँ पे बताना एक या दो में से क्या आप चुनेंगे कि औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान भारत को डैश निर्यात करने के लिए मजबूर किया गया था, ठीक है। तो भारत को किस चीज का निर्यात करने के लिए मजबूर किया था, निर्मित वस्तुएं या फिर कच्चा माल। तो किसके लिए बनाया गया था बच्चों, ये कच्चे माल को निर्यात के लिए मजबूत बनाया गया था, ठीक है। औपनिवेशिक प्रशासन यानी कि उपनिवेश में औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान भारत के डैश उद्योगों का पतन हुआ था। तो किन उद्योगों का पतन हुआ था जब अंग्रेज हम पे राज कर रहे थे, क्या इस्पात संयंत्रों का पतन हुआ था या फिर हस्तकला का हुआ था, ठीक है। तो किसका पतन हुआ था बच्चों, हस्तकला उद्योगों का, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनीकृत जो वस्तुएं थी वो ब्रिटेन से भारत आ रही थी, मशीनीकृत भी आ रही थी, उद्योग भी लगाए जा रहे थे कुछ कुछ मात्रा में, ठीक। और इसी में एक नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि इंग्लैंड में तेजी से बढ़ रहे औद्योगिकरण ने भारत की जो कृषि है इसको डैश के लिए मजबूर किया, ठीक है। तो इंग्लैंड में जैसे जैसे तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता चला गया, तो ऐसे में इंडिया ने कृषि के लिए स्वयं को कैसे मजबूत किया, इस बारे में क्या बताएंगे। तो कृषि जो थी इसका व्यावसायीकरण किया गया, क्या किया गया था, व्यावसायीकरण किया गया था, ठीक है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं मैं उनसे सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप जो है इनको पढ़ लेना है, ठीक है। बाकी हिंदी में आपको समझाता चलूंगा, तो इंग्लिश में तो आप समझ जाएंगे अच्छे तरीके। असेसन हमारा ठीक है, रिजल्ट ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे बच्चों, ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। असेसन कहता है कि एग्रीकल्चर इन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल वाज स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड, दैट इज राइट। Also, the about 85% of Indian population was dependent on agriculture during British rule. That is also right, but not explanation here. That means option
बी इज द राइट। ओके, एंड यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं कि ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इंडिया वाज फोर्स्ड टू एक्सपोर्ट व्हाट, रॉ मटेरियल। ओके, कॉलोनियल लीड टू डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। ओके, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड फोर्स्ड कम्युनिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। ठीक है, यस सर। सर कुछ क्वेश्चन आंसर भी करवा दीजिएगा, बिल्कुल करवा देंगे, नॉट वरी। चलिए अब यहाँ पे छोटे छोटे एमसीक्यू हमारे आ जाते हैं। टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी बच्चों? ठीक है, टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1990 या फिर 1990 में, ठीक है, या फिर 1853 में, या फिर 1907 में? कब की गई थी बच्चों टिस्को की स्थापना? सुबोध कुमार, वेरी गुड, आपका राइट आंसर आया है सी है, वेरी गुड। और बच्चे आंसर करें जल्दी से एक बार। किसी का डी है बट सी राइट है, वेरी गुड। 1907, सान्या ऑल्सो। नहीं नहीं, 1907 नहीं है, ऑप्शन सी है इसका। देखते हैं क्या बताते हैं। ओके, मोस्टली बच्चे कह रहे हैं कि सर सी है, बट नहीं, डी है इसका, डी है। क्या है? 1907 राइट आंसर है, ठीक है ना, डी है। मैं टेस्ट कर रहा था, देखते हैं बच्चे अपने ऑप्शन पे रहते हैं या नहीं। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन। भारत में पहली जो आधिकारिक जनगणना थी ये किस ईयर में आयोजित की गई थी? किस साल में? 1891 में, 1781, 1881 या फिर 1901 में? कब की गई थी बच्चों? ये सभी को पता होगा, सभी को पता होगा ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से कीजिए आंसर इसका ताकि पता चले। ओके, सी है, सी है, 1881, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल 1881 है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सी एक व्यावसायिक फसल है? ठीक है, कौन सी एक व्यावसायिक फसल है, यानी कि कौन सी एक व्यापारिक फसल है? बेसिकली धान है, गेहूं, ज्वार या जूट है? कौन है भाई इसमें से व्यावसायिक फसल जो ज्यादातर जिसका व्यवसाय किया जाता है? धान, गेहूं, ज्वार, ये तो हमारे खाने के रोजमर्रा की जिंदगी वाली फसलें हैं। बट जूट, वेरी गुड, वेरी गुड, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ओके, वेरी गुड, ऑप्शन सी राइट होगा, जूट हो जाएगा, वेरी गुड। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की जो जनांकी स्थिति क्या दर्शाती थी? यानी कि जब भारत आजाद हुआ तो उस समय ये इसकी जो जनसंख्या थी वो कैसी थी? उच्च निरक्षरता, यानी कि बहुत ही कम लोग पढ़े लिखे हुए थे, बहुत ही ज्यादा लोग गरीब थे। ठीक है, उच्च मृत्यु दर थी क्योंकि आजाद करके गए थे तो भारत पाकिस्तान का विभाजन भी हुआ था। ठीक है, तो इस दौरान उच्च मृत्यु दर भी थी। क्या आंसर राइट होगा? कीजिए आंसर जल्दी से जल्दी राइट। ओके, वेरी गुड, डी आया है, लकी, वेरी गुड, सिमरन, नितिन ऑल्सो, राहुल, वेरी गुड। ओके, ठीक है, डी है, उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड। फिर आपके 3-4 अंक के क्वेश्चन आ जाते हैं इस वाले से। ठीक है, अब यहाँ पे इंग्लिश में देख लेंगे। किसको वाज सेटअप इन विच ईयर? तो 1907। ओके, द क्वेश्चन, द फर्स्ट ऑफिशियल सेंस कैन्वस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1881। Which of the following is a cash crop, that is jute? The demographic profile of India on the hour of independence showed, that is seal of the above। इस तरीके से, ठीक है, कंप्लीट है, कंप्लीट है, आ गया समझ? चलिए सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर है बच्चों हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था योजना युग। ठीक है, जिसमें आप पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, और उसके बाद में अच्छा मैं ना आपको इसमें से कुछ कुछ बातें और बताता चलूंगा जिसको आपको याद में रखना है। जैसे कि जो नियोजन विभाग था, यानी कि योजना विभाग था, इसका गठन कब हुआ था? 1950 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, याद रखना है आपको, किसने किया था? प्रधानमंत्री ने किया था। ठीक है, और भी इसमें एक एक छोटे छोटे पॉइंट याद रखने हैं, जैसे कि योजना आयोग की जगह किसने ली थी बच्चों? तो नीति आयोग ने ली थी। कब? जनवरी 2015 में ली थी। ठीक है, थिंक टैंक के रूप में कौन सा आयोग कार्य करता है? तो योजना आयोग कार्य करता है, याद रखें इस बात को। ठीक है, और ये चीज आप जरूर याद करके जाइएगा। भारतीय जो कृषि है इसकी प्रमुख समस्याएं क्या है? सामाजिक समस्याएं हैं, संस्थागत समस्याएं हैं। ठीक है, और उसके बाद में इसको सुधार के लेके कुछ बातें उठाई गई थी, भूमि सुधार, औद्योगिक सुधार, सामान्य सुधार, ये सारी चीजें याद करके जाना है। ठीक है, मेनली हमारे सामने देखो हरित क्रांति के बारे में आप याद रख लेना, HYV बीज वगैरह जो होते हैं इसके बारे में। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, ओके ओके ओके, ये रहे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर हमारे चैप्टर सेकंड का क्या दिया हुआ है देखते हैं एक बार। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है बच्चों कि किस संस्थान ने योजना आयोग की जगह ले ली थी? कौन सा संस्थान था जिसने लिया था योजना आयोग की जगह? बताएंगे जल्दी से।
वित्त, श्रम, पंचवर्षीय या फिर नीति? जल्दी से बताइए। वेरी गुड नितेश, वेरी गुड, डी राइट है। जो बच्चे लाइव में ज्वाइन है वो सिर्फ आंसर करें, फालतू की बातें ना करें, अदरवाइज मॉडरेटर बैठा हुआ है वो आईडी ब्लॉक कर देगा। ठीक है, सीधा सीधा आंसर कीजिए। ओके, नीति आयोग, वेरी गुड, डी राइट है। ओके, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग, नीति नहीं, योजना आयोग की बात की जा रही, कब हुई थी? 15 मार्च 1951, 15 मार्च 1950, 1 अप्रैल 1950 या फिर 26 जनवरी 1950 को कब हुई थी भाई स्थापना? जल्दी बताएंगे, आपने पॉलिटिकल में भी पढ़ा होगा। वेरी गुड नितेश, वेरी गुड, नितिन ऑल्सो बी राइट है। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, नीति का पूर्ण रूप क्या है? मैंने आपको पेपर वाले एमसीक्यू में बताया था, नीति का पूर्ण रूप क्या होता है? जल्दी से बताइए, नीति का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, न्यू इंडिया फॉर्म इंडस्ट्रियल इंडिया, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, या फिर नेशनल इनिशिएटिव फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो कौन सा राइट आंसर है? ओके, नितिन का ए आया है बट ए इज द रॉन्ग आंसर। शान्या, वेरी गुड, सी राइट आंसर है। कुमकुम ऑल्सो, नीतीश ऑल्सो, सी राइट है, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है बच्चों, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इज द राइट आंसर। ओके, नाउ पहली जो पंचवर्षीय योजना थी बच्चों, इसका काल क्या था? क्या अवधि रही थी पहली पंचवर्षीय योजना की? बताएंगे आंसर जल्दी से। पहली पंचवर्षीय योजना का काल 1950 से 55, 51 से 56, 47 से 52, 49 से 54। ठीक है, ओके, बहुत से बच्चों का राइट आंसर आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, यहाँ पे देखते हैं, फोर्थ का बी, वेरी गुड, फोर्थ का बी है हमारा, फोर्थ का बी है 1951 से 1956 पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, भारतीय भारतीय नियोजन का वास्तुकार किसे माना जाता है? भारतीय जो प्लानिंग होती है, इंडियन जो प्लानिंग होती है, मैनेजमेंट वटेवर, तो इसके संबंध में वास्तुकार किसे माना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, योजना आयोग को, प्रशांत चंद्र महालनोबिस को, या फिर वित्त मंत्री को? किसे माना जाता है? आंसर करें सभी बच्चे जल्दी से जल्दी, किसको माना जाता है? वेरी गुड, सी आंसर आया है, क्या बात है, वेरी गुड, सी आया है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारतीय नियोजन का वास्तुकार माना जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कौन सा भारत में पंचवर्षीय योजना का सामान्य उद्देश्य नहीं है? यानी कि पंचवर्षीय योजना जो लाई जाती हैं उनका कौन सा उद्देश्य नहीं है? 5 ईयर प्लान का कौन सा टारगेट नहीं है? तो पड़ोसी देशों के साथ में अच्छे संबंध विकसित करना, देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, असमानता को कम करना, या फिर स्वावलंबन बनना? कौन सा इसमें से राइट है? ओके, ए आ रहा है बच्चों का राइट आंसर, वेरी गुड, ए राइट है कि पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है उसमें पड़ोसी देशों के साथ में अच्छे संबंध विकसित करना, ये शामिल नहीं है। ठीक है, ये शामिल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, सातवां क्वेश्चन क्या है बच्चों? सातवां है, आर्थिक प्रणाली में संशोधन का स्वामित्व निजी हाथों में होता है। ठीक है, यानी कि कौन सी आर्थिक प्रणाली होती है जिसमें कोई भी संशोधन जब किया जाता है तो वो निजी हाथों में होता है? क्या वो पूंजीवादी प्रणाली होती है या वो समाजवादी होती है? वेरी गुड, पूंजीवादी होती है, वेरी गुड वेरी गुड, पूंजीवादी होती है, बहुत बढ़िया, उसको बोलते हैं पूंजीवादी। और सोवियत संघ में जो आर्थिक प्रणाली अपनाई गई थी वो कौन सी थी? क्या उसने पूंजीवाद अपनाया हुआ था? बिल्कुल गलत, क्या अपनाया था उसने? समाजवाद अपनाया था, समाजवाद। ठीक है ना, समाजवाद कह सकते हो, साम्यवाद कह सकते हो। ठीक है, पीसी महालनोबिस का जन्मदिन जो कि 29 जून है, ये भारत में निम्न में किस रूप में मनाया जाता है? तो आपसे पूछा जा सकता है, पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय योजना दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय नीति दिवस, अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के बारे में? ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा भी पता होगा तो इन्होंने न्यूटन के सिद्धांत के बारे में बात की थी, तो क्या राइट आंसर निकल के आएगा बच्चों? वेरी गुड, बी आया है, राष्ट्रीय, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 9 है ना हमारा, हाँ ठीक है, बी होगा इसका, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, बिल्कुल बिल्कुल। आयात, तो इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, हाँ, आयात प्रतिस्थापन की नीति का लक्ष्य डैश उद्योगों की रक्षा करना था। यानी कि जो आयात प्रतिस्थापन नीति लाई गई थी इसका लक्ष्य था कैसे उद्योगों को रक्षा करना। ठीक है, तो कैसे उद्योगों की रक्षा की गई थी? इससे जो हमारे कंट्री के खुद की घरेलू उद्योग थे उनकी रक्षा की गई थी, ताकि कोई भी जो विशेष वस्तु है वो भारत में आए तो उस पर टैक्स लगा दो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, घरेलू, वेरी गुड, घरेलू आ जाता है, वेरी गुड। तो 10 क्वेश्चन हिंदी में समझा दिए, 10 क्वेश्चन को इंग्लिश में एक बार मैं समझा देता हूँ जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे उनके लिए। ठीक है, ठीक है, देखते हैं एक बार, तो ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है
कि विच इंस्टीट्यूशन रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन, तो किसने रिप्लेस कर दिया था, नीति आयोग ने रिप्लेस किया था, ठीक है। व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश्ड, तो कब बना था, 15 मार्च 1950 को बना था, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा आपको, सीधा, टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है, ठीक है। द फुल फॉर्म ऑफ नीति इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन सी राइट, ठीक है। द पीरियड ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स वाज 1951 टू 1956, ठीक है। हु इज रिगार्ड द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, वो किसने दिया था बच्चों, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, which one is not a common object of 5-year plans in India, that is developing good relations with neighboring जो पड़ोसी कंट्रीज है उसके साथ में, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज इन प्राइवेट हैंड्स, इट इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम, ओके, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। सोवियत यूनियन हैड सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, ओके। PC Mahalanobis birthday 29th June is celebrated in India as, that is National Statistics Day. 10th question, policy of import substitutions was targeted to protect domestic industries, okay. Now हिंदी में देखते हैं बाकी के क्वेश्चन, उसके बाद इंग्लिश में आपको समझा दूंगा, ठीक है। शुभम नेट नहीं चल रहा है सर, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन में दिया है कि कौन सी 1950 में भारत में कृषि की मुख्य समस्या नहीं थी, ठीक है। 1950 में भारत में कृषि की समस्या कौन सी नहीं थी, क्या उस समय कम उत्पादकता हो रही थी, ठीक है, क्या उस समय खराब तकनीक थी, या फिर मानसून पर निर्भरता थी, या फिर अति उत्पादन किया जा रहा था, कौन सी जो है वो नहीं है, यहाँ पे बताएंगे कौन सी 1950 में भारत की जो कृषि थी इसकी जो मेनली समस्या वो नहीं थी, ठीक है। कम उत्पादकता, खराब तकनीक, मानसून पर निर्भरता, या फिर अति उत्पादन, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, डी आंसर दिया बच्चों ने, क्या बात है, वेरी गुड, डी है अति उत्पादन, डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़े ध्यान से पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सुधारों का हिस्सा नहीं है, भारत में जो सुधार किए गए थे उसमें इनमें कौन सा शामिल नहीं है बच्चों, बताओ। क्या वो भूमि की सीमा है, आयात प्रतिस्थापन है, जमींदारी उन्मूलन है, भूमि समीकरण, या फिर चकबंदी है, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। 12th का राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है बी, वेरी गुड, वेरी गुड, आयात प्रतिस्थापन, क्या है, आयात प्रतिस्थापन, ठीक है। 13 क्वेश्चन, नई कृषि रणनीति का दूसरा नाम क्या है, जो नई कृषि रणनीति लाई गई थी उसका सेकंड जो अनदर नेम है वो क्या है, आपके सामने ऑप्शन क्या है, आपके सामने ऑप्शन है कृषि क्रांति, खेत क्रांति, किसान क्रांति, या फिर हरित। वेरी गुड, डी राइट है, वेरी गुड, वेरी गुड, डी राइट है, डी राइट है। नई कृषि रणनीति का नाम था बच्चों हरित क्रांति, क्या था, हरित क्रांति, ओके। अब देखिए क्या दिया गया है कि हरित क्रांति किन फसलों में सबसे ज्यादा सफल रही थी, गेहूं और चावल में, गेहूं और आलू में, चावल और कॉफी में, या फिर चावल और मछली में। तो अभी बच्चों को आंसर पता होगा इसका, किसमें रही थी, ए, वेरी गुड, ए में रही थी, वेरी गुड, गेहूं और चावल में हरित क्रांति सबसे ज्यादा सफल रही थी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 15, हरित क्रांति के तहत एक सबसे बड़ी पहल नहीं थी, यानी कि जब हरित क्रांति 1960 के दशक में भारत में लाई जाती है तो बहुत सारी पहल की जाती है, ठीक है, बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं, तो इनमें से कौन सा गलत है, असत्य है, वो पहचानना है, ठीक है। तो क्या दिया गया है, कीटनाशकों का उपयोग किया जाता था, बिल्कुल ठीक, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता था, बिल्कुल ठीक, सिंचाई की बेहतर सुविधाएं थी, बेहतर परिवहन सुविधा, तो 15वें का क्या होगा, बेहतर परिवहन सुविधा की कोई पहल नहीं की गई थी, ठीक है ना, तो डी इज राइट, वेरी गुड, मोस्टली बच्चों ने डी आंसर दिया है, वेरी गुड, वेरी गुड। आई होप आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी एमसीक्यू की, इस वाली किताब की। हरित क्रांति के पहले चरण का अंतराल था, यानी कि हरित क्रांति जो थी इसमें जो पहला चरण आया था, ठीक है, उसका कितना टाइम पीरियड रहा था बच्चों, आपके सामने ऑप्शन है 1960 से 70 और 65 से 75, 70 से 80, कितना टाइम पीरियड रहा था बच्चों, वेरी गुड, सभी बच्चों ने राइट आंसर दिया है। देखते हैं एक बार फिर से कितने ने बच्चों दिया है राइट आंसर, ठीक है, बी है, वेरी गुड, वेरी गुड, बी है, 1965 से 75 रहा, ठीक। 17 क्वेश्चन, भारत ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों के दौरान मुख्य रूप से किस देश से खाद्यान्न का आयात किया था, ठीक है ना, तो किस कंट्री से किया था बच्चों खाद्यान्न का आयात, इंग्लैंड, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर आयात ही नहीं किया था, किसी से किया ही नहीं था, ठीक है।
जब भारत आजाद हुआ तो उस समय पैसा वगैरह नहीं था उतना, हमारे पास अनाज नहीं था, तब कहाँ से किया था? बताएंगे आंसर क्या होगा 17 का? वेरी गुड। कौन सा है? अमेरिका से किया था। और उसी समय पैसे का हमारा अवमूल्यन हो गया था, $1 के इक्वल उस समय 5 रुपए था, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया था व्यापार करने के लिए, तो हमें अपने रुपए का अवमूल्यन करना पड़ेगा था। तो उस समय 5 से बढ़ाकर ये मुद्रा 7 कर दी गई थी, $1 इक्वल टू 7। बट अभी तो ये 82.30 40 70 इस तरीके से चलता रहता है, ठीक है ना। तो ये एक बात की। अगला दिया हुआ है कि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी व्यावसायिक ढांचे में उसके हिस्से की तुलना में डैश होती है। क्या होता है? जब सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, इसमें जो एग्रीकल्चर एरिया होता है उसकी जो हिस्सेदारी होती है व्यवसायिक ढांचे में, क्या वो कम होती है या वो ज्यादा होती है? कैसी होती है? 18 का क्या होगा? एग्रीकल्चर है, जीडीपी में कुछ ज्यादा बढ़ा तो देगा नहीं, ठीक है, तो क्या होगा? कम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लाइसेंस जो नीति आई थी बच्चों, इसका क्या उद्देश्य था? कम आया, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं नहीं, अधिक नहीं है बच्चों, कम है, ठीक है। हाँ, लाइसेंस नीति का क्या उद्देश्य था? कैसे क्षेत्रीय समानता स्थापित करनी थी, या फिर औद्योगिक उत्पादन पर नियंत्रण लाना था, या फिर ए और बी दोनों है, या फिर है सी बी है अच्छा ए या बी, ठीक है, मतलब ए या बी है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो कौन सा आंसर है 19 का? बताएंगे एक बार। दोनों ही सही है, दोनों ही सही है बच्चों, दोनों के दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से समझिएगा। 20 में पूछा गया है, जो प्रशुल्क आयातित वस्तुएं होती हैं इनको सस्ता बनाते हैं, यानी कि वस्तुओं पर लगने वाला जो शुल्क है, क्या ये वस्तुओं को सस्ता बनाता है? सही है या गलत है? क्या है? वस्तु पे जो शुल्क लग रहा है आयात वाला, ठीक है, क्या वो उसे सस्ता बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाएगा उसे। है कौन बोल रहा है सत्य है? रॉन्ग है। लक्की वेरी राइट, रॉन्ग है। राहुल सत्य, गलत, ठीक है, रॉन्ग है ये। बेसिकली क्या है? ये रॉन्ग है, क्योंकि प्रशुल्क आयातित वस्तुओं को क्या बनाता है? और ज्यादा उसे महंगा बना देता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, चाइना से कोई 10 रुपए का मटेरियल भारत में आना है तो उस पर टैक्स लगा दिया 2 रुपए, तो क्या ये प्रशुल्क जो लगाया है 2 रुपए, इससे इसकी कीमत 8 रुपए हो गई? नहीं, इसकी कीमत होगी 12 रुपए। तो ये क्या होगा? ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ठीक है। आगे, कोटा आयात पर प्रतिबंध लगा देता है जो वस्तुओं के आयात पर विदेशी मुद्रा के पलायन को रोकता है। देखिए क्या पूछा गया, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। जो कोटा आयात होता है, कोटा आयात पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो ऐसे में जो भी वस्तु आयात की जाएगी उस पर विदेशी मुद्रा भंडारण का पलायन ये रोक देता है। क्या होता है? ओके, सत्य असत्य? सत्य सत्य, वेरी गुड वेरी गुड, सत्य है। ऑप्शन नंबर, मतलब ऑप्शन तो है ही नहीं, सत्य सत्य बेसिकली, ठीक है। ओके, 22 दिया हुआ है बच्चों। पहली जो प्रथम 7 योजनाएं आई थी, इनमें व्यापार नीति विशेष अंतर्मुखी व्यापार रणनीति पर आधारित थी। तो ये कथन किस तरह के अर्थव्यवस्था को, किस तरह के प्रतिबंध को यहाँ पे दर्शा रहा है? क्या दर्शा रहा है बच्चों? ये यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है। ये लाइसेंस को दर्शा रहा है, स्वावलंबन को दर्शा रहा है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था को, या फिर आयात प्रतिस्थापन को, जिसमें क्या था? व्यापार नीति विशेषता अंतर्मुखी व्यापार रणनीति पर आधारित थी, ठीक है। तो ये क्या दर्शा रहा है? डी है, वेरी गुड। टोटल अराउंड 70 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं और मोस्टली बच्चों ने राइट आंसर दिया है, डी है। इसको आयात प्रतिस्थापन बोलते हैं, ठीक है। 23, वर्तमान स्थिति में सहायकी का आर्थिक औचित्य विवादपूर्ण है। बिल्कुल ठीक बात है। क्या ये सही है गलत है? अभी हम देख लेंगे कि वर्तमान में जो स्थिति है, ठीक है, ये कैसी है? ये आर्थिक औचित्य विवादपूर्ण है। तो क्या ये सही है? नहीं। सांख्यिकी कृषि आघातों की प्रभावी कीमत को बढ़ा देती है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। जो सहायकी कृषि होती है, सॉरी सांख्यिकी बोल दिया, सहायकी होती है, तो सहायकी कृषि आघातों की जो प्रभावी मांग होती है इसको बढ़ा देती है। ये बिल्कुल ठीक है। मतलब क्या हुआ सर? मतलब एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे ना ये जो है ना, ये वाला हमारा अभिकथन बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, अभिकथन ठीक है, लेकिन जो सहायकी कृषि के बारे में बात की है ना, ये वाला गलत है, ये गलत है बच्चों, ये गलत है, ठीक है। तो अभिकथन सत्य लेकिन कारण आर असत्य, ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, 24 को समझिएगा। इसमें हमें करना है मिलान, और मिलान के बारे में हमें चूज करना है अच्छा से एक बढ़िया ऑप्शन। तो मिलान के संबंध में पहला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी बच्चों? प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरुआत की गई थी 1951 में, ठीक है। तो पहले का हमारा हो जाएगा 1951 यानी कि सी। तो देखते हैं पहले का सी किसमें, ए बी सी, ए बी डी इसमें मिल गया है। अब हम देखते हैं दूसरा क्या है,
टिस्को आप सभी को पता होगा, तीसरे में टिस्को दिया हुआ है। तो टिस्को की स्थापना कब हुई थी बच्चों, आप सभी को पता है। टिस्को की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, ये हुई थी 1907 में। ठीक है, तो अब जिसमें तीसरे का डी दिया हुआ वो हमें ढूंढना है। तो तीसरे में ये हो जाएगा, ये रखा देखो, मतलब कि डी वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पे निकल के आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन निकल के आ जाएगा। ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के कह रहे हैं टेंशन मत लो, अभी आपके लिए भी हम करवा देंगे एमसीक्यू, डोंट वरी। बट उसमें क्या होगा, मैं आपको सीधा क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। ठीक है, चलिए 25th में एक बार फिर से मिलान आ चुका है हमारा, और इसमें ये जो मिलान का आंसर दिया गया वो बिल्कुल ही ठीक है। ठीक है, देखते हैं कि भूमि सुधार क्या है बच्चों। भूमि सुधार जो है इसका मतलब क्या है, ये क्या होते हैं, एक मिनट रुको, आपको ना जो सबसे आसान लगता है आप पहले उसे देखो। तो मुझे सबसे आसान लगता है बच्चों प्रधानमंत्री। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए प्रधानमंत्री मुझे आसान लगता है। तो प्रधानमंत्री कहाँ जाता है, ये है योजना आयोग के अध्यक्ष। प्रधानमंत्री जो है योजना आयोग के अध्यक्ष है और नीति आयोग के लिए। ठीक है, तो अब हमें ऑप्शन कौन सा मिलना चाहिए जिसमें चौथे का बी दिया हो। ठीक है, तो चौथे का बी अभी देखेंगे। HYV बीज, ये क्या थे, ऐसे बीज जो हरित क्रांति के दौरान अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन दें। ठीक है, उसके बाद सहायकी क्या थे, सहायकी बेसिकली भूमि सुधार जो है ये आपकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में सुधार को दर्शाता है, और सहायकी जो है ये उत्पादकों और उपभोक्ताओं को साहूकार के द्वारा दिए गए मौद्रिक लाभ को दर्शाता है, ये चीज है। ठीक है, वेल यहाँ पे ऑप्शन ठीक है, सी दिया हुआ है, क्या बात है, सी इज राइट, ए राइट, और अच्छा आप शायद पीछे हैं अभी। ठीक है, वेरी गुड, यहाँ पे सी राइट है। ओके, ये आपकी उत्तरमाला जो मैंने आपको बता दी। बस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेक श्योर वी आर हेयर टू ओनली प्रैक्टिस। ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं मुझे लगता है कि बहुत टाइम लगने वाला है हमें इसमें, तो इस मामले में हम क्या करते हैं, सीधा सीधा आपको आंसर बताते चलेंगे। ठीक है ना, आपने बस ध्यान से सुनना है। विच इज नॉट अ मेन प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया इन 1950, दैट इज ओवर प्रोडक्शन। ठीक है, Which of the following is not part of land reforms in India? तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, इसका जो राइट आंसर है आपका वो है बी, यानी कि इंपोर्ट, ये वाला। ठीक है, द थर्ड क्वेश्चन कि न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी इज द अदर सेम ऑफ, किसके सेम थी ये, तो ये थी बच्चों ग्रीन रेवोल्यूशन के सेम। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन इज मोस्ट सक्सेसफुल इन द क्रॉप्स ऑफ, दैट इज व्हाट कॉल्ड, इसके मेनली कौन कौन सी थी, तो वीट एंड राइस। ठीक है, which is not one of major initiative under green revolution, that is what called, क्या आता है इसका राइट आंसर, राइट आंसर ऑफ द नंबर डी, बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इज नॉट इनिशिएटिव अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज बिटवीन, क्या है, कब से कब तक था, कब से कब तक का था ये बच्चों, 16 में जो दिया गया है ये था, एक सेकेंड, 15वां है, अभी हमने देखा था 1965 से 75, बी राइट है हमारा। ठीक है, 16 का बी राइट है। ठीक है, विच इम्पोर्टेड फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, मेनली विच फ्रॉम कंट्री, तो कहां से हुआ था, यूएसए से हुआ था। ठीक है, बाकी ये आपके एक दो क्वेश्चन और दिए हुए, आप देख लेना इनको। ठीक है ना, ओके, ये आप देख लेना, क्योंकि इंग्लिश में समझाने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मेनली हमारा जो कंटेंट होता है वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए होता है। ठीक है, फिर भी मैंने आपको इतने क्वेश्चन समझा दिए ना, फिर बाकी जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इजीली आप इसको पढ़ लेना, आपकी सपोर्टिव मटेरियल भी है उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, माफी चाहूंगा इसके लिए। ओके, क्योंकि हमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा इस मामले में। आगे क्वेश्चन, अध्याय थर्ड आ चुका है बच्चों हमारा। वैसे मैंने ना आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अध्याय 3 है आर्थिक सुधारों का दौर 1991 से अब तक। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ कुछ बातें दी गई, आप इसे चाहो तो पढ़ना। मेनली शुरुआत करेंगे हम अपने एमसीक्यू की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ चुका है चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यू, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ओके, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी के सभी एक साथ आंसर करेंगे। ठीक है, ओके, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, देखो क्वेश्चन 1 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार नीति का सुधार इनमें से नहीं है। व्यापार जो नीति होती है ये इनमें से कौन सा सुधार नहीं लाती है। तो क्या ये आयात को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देती है, यानी कि हम ज्यादा जब वस्तु को खरीदें, ये व्यापार नीति में होता है, बिल्कुल नहीं। व्यापार नीति में क्या शामिल होता है,
कि अब ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को बेचें, अपने देश से बाहर भेजें, इंपोर्ट वो एक्सपोर्ट करें बेसिकली। तो क्या होगा, डी है। वेरी गुड, डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। वेरी गुड, डी है। अब दिया गया कथन सत्य असत्य पहचानना है कि वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के अंतर्गत जो आरबीआई होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी भूमिका को वित्तीय क्षेत्र के नियंत्रक के सूत्रधार किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पे एक सत्य कथन क्या होगा, सत्य है। कथन जो है सत्य है, ठीक है, कथन सत्य है। आगे बात करेंगे, यहाँ पे मिलान करना है कॉलम ए और कॉलम 1 का। देखिए, आप जो भी प्रत्यक्ष कर देते हैं ये क्या होता है, ये जो प्रत्यक्ष कर होता है ये क्या होता है इस मामले में, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर कहाँ पे जाता है बच्चों, यहाँ पे हमें क्या करना है, सही जोड़े की पहचान करनी है, ठीक है ना, जो सही जोड़ा है हमें उसकी पहचान करनी है बेसिकली। तो सही जोड़ा इनमें से कौन सा होगा बच्चों, निगम कर किस पे लगाया जाता है, निगम कर जो है वो लगाया जाता है कंपनियों पर, ठीक है। निगम जो कर है वो किस पे लगाया जाता है, ज्यादातर कंपनियों पर, ठीक है। देखते हैं एक बार बच्चे क्या बोलते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, जल्दी से बताइए आपकी क्या राय है। सी ही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सी ही है। वेरी गुड, सी ही है। एक सेकंड, थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट मैसेज है उसका रिप्लाई कर देते हैं। ओके, विल फ्री इन 10 सॉरी एट 10 PM। ओके, ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। निगम कर कंपनियों पर अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है, ये होता है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को बड़े ध्यान से समझिएगा। चैट कहाँ चला गया, हाँ सर, आईफोन चलाते हो आप, अरे नहीं, आईफोन कहाँ चलाएंगे, हम छोटा सा फोन चलाते हैं, ठीक है, ये है छोटा सा फोन हमारा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक सुधारों का परिणाम नहीं है, यानी कि इनमें से जो हम आर्थिक सुधार करते हैं उनका परिणाम नहीं है, तो बताइए जल्दी से कौन सा होगा, कि क्या सुधार काल के दौरान में जो सरकार की जो टैक्स होता है उसमें ये कमी करते हैं, ठीक है, लेकिन इससे राजस्व सरकार को ज्यादा मिलता है क्या, जब सरकार के टैक्स में कमी कर दोगे आप तो क्या उससे सरकार को टैक्स ज्यादा मिलेगा, नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक, हाँ, उर्वरकों पर आर्थिक सहायता हटाने से उत्पादन की लागत में वृद्धि होती है, ठीक है। डी है बच्चों, डी राइट आंसर है, नितिन ने राइट आंसर दिया है, वेरी गुड, डी राइट है, सॉरी नितेश, ओके, डी राइट है, सान्य ऑल्सो डी राइट है। सुधार काल के दौरान करों में कमी से सरकार के राजस्व में वृद्धि। जो बच्चे बी कह रहे हैं ना उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो उर्वरक होते हैं, जो खाद होता है, अगर हम उस पर कम पैसा करेंगे, ठीक है, जैसे 100 रुपए किलो खाद है उसको हम 80 कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि अधिक से अधिक किसान जो है वो अच्छे से खाद को खरीद पाएंगे, उससे क्या होगा, उससे कृषि जो है वो अच्छी हो पाएगी। तो क्या ये निगेटिव एस्पेक्ट में जाएगा, नहीं जाएगा, पॉजिटिव में आएगा, इसीलिए ये आर्थिक सुधारों का परिणाम है। लेकिन सुधार काल के दौरान करों में कमी से सरकार के बड़ राजस्व में बढ़ोतरी होती है, ये गलत है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। 5 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का एक मुख्य महत्वपूर्ण गुण है बेसिकली, यानी कि निम्नलिखित में से जीएसटी का एक महत्वपूर्ण गुणा कौन सा है, फिर गुण कौन सा है बेसिकली। तो जीएसटी क्या दर्शाती है, जीएसटी जो है वो क्या दर्शाती है, जीएसटी दर्शाती है एक राष्ट्र एक कर एक बाजार को। जीएसटी क्या दर्शाती है, एक राष्ट्र एक कर एक बाजार को, अ नेशन अ टैक्स अ मार्केट। ओके, 6th क्वेश्चन की बात करते हैं, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझिएगा, आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। क्या दिया हुआ है हमारे सामने, हमारे सामने दिया हुआ है कि भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार 1990 के 6 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2014-15 में 321 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। बिल्कुल ठीक बात। कारण वर्ष 1991 में विदेशी मुद्रा की तुलना में रुपए का मूल्यांकन किया गया था, इसलिए ऐसा हुआ, बिल्कुल गलत। यहाँ पे देखो बातें जो हैं
कि यूएस डॉलर बढ़ के इतना ज्यादा हो गया, वो भी ठीक है, और रुपए का अवमूल्यन है, ये भी ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कारण में हमें ये रीजन दिया जाना चाहिए था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था, बट यहाँ पे पैसे का अवमूल्यन हुआ, बस ये बताया गया है। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर होगा? बी वाला, जिसमें दोनों सही है बट व्याख्या नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िएगा। 7 में हमें क्वेश्चन दिया गया है कि सरकार के द्वारा उदारीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक सुधार लागू किया गया था? किसके लिए? उदारीकरण के लिए। कौन सा आर्थिक सुधार लागू किया था? उद्योगिक क्षेत्र सुधार, सरकारी व्यय सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार, या फिर ए और सी दोनों? मतलब कि औद्योगिक क्षेत्र में सुधार भी लागू किया गया था और वित्तीय क्षेत्र में सुधार भी लागू किया गया था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज राइट। वेरी गुड, डी राइट है। मैं देख रहा हूँ 3 से 4 या फिर कुछ 5-6 बच्चे ऐसे हैं जो एकदम करेक्ट आंसर देते हैं, जिनके मैंने देखा एक ही 2 अभी तक गलत थे, जैसे कि नितेश है, ठीक है, सान्या है, कुमकुम कश्यप है, और एक और बच्चा है, क्या नाम है, शुभम। ठीक है, बाकी एक आधा किसी का गलत भी हो जाता है, ठीक है ना। सर संस्कृत का पेपर डाल दो 11th क्लास का, और संस्कृत का पेपर कल देखते हैं, ठीक है, कल देखते हैं ये मॉर्निंग में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है? ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कौन सा उद्योग आरक्षित होता है? रक्षा वाला, ऊर्जा वाला, या फिर सीमेंट वाला? कौन सा बेसिकली यहाँ पे आरक्षित है? बताइए जल्दी से कौन सा। ओके, ए है रक्षा उपकरण, रक्षा उपकरण। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि एक बच्चा जो बुक खोल के आंसर दे रहा है, देखो कम से कम वो आंसर तो दे रहा है, याद तो रह जाएगा उसे कम से कम। ठीक है, अगर वो ऐसा कर भी रहा है, ठीक है, वैसे तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, अगर कर भी रहा है तो कम से कम उसे याद रहेगा, जब पेपर आएगा ना तो याद रहेगा मैंने आंसर दिया था, ये मैंने टाइप किया था इस तरीके से, तो याद रहेगा। ठीक है ना, ये अच्छी बात है, कम से कम आंसर तो कर रहे हैं ना, ये अच्छा है। ठीक है, कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करना, ये चीजें हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका ए राइट है। नए आर्थिक सुधारों को लागू करने के क्या कारण थे? ठीक है, नए आर्थिक सुधारों को लागू करने के क्या क्या कारण थे भाई, बताएंगे जल्दी से। पहला दिया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र जो था इसका घटिया प्रदर्शन आ जाता है। दूसरा है भुगतान से इसका घाटा हो रहा था और अपर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार था, इसीलिए ऐसा किया गया था। ठीक है, क्या बेरोजगारी की वजह से आर्थिक सुधार लागू किए जाते हैं, या फिर आर्थिक समृद्धि दर कम होने की वजह से किए जाते हैं? नहीं। तो राइट आंसर क्या है? राइट है ऑप्शन नंबर डी, पहला। ठीक है, ओके, पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, डी राइट है। वेरी गुड, वेरी गुड, डी राइट है। शेयर कर दीजिए अगर आपने अपने दोस्तों के साथ में से शेयर नहीं किया अभी तक, ठीक है ना, शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ जाएं और इसको बेसिकली ज्वाइन करके अपना तैयारी कर सकें। ठीक है, डैश का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था से एकीकरण। ठीक है ना, तो किसका उद्देश्य होता है ये कि किसका अर्थ होता है घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ना? किसका अर्थ होता है? ये होता है वैश्वीकरण का। वैश्वीकरण से तो होता है कि जो घरेलू अर्थव्यवस्था है ये विश्व से जुड़ती है। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर आपको बताता चलूंगा, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, अभी तीसरा चैप्टर ही चल रहा है हमारा, टोटल 9 से 10 चैप्टर हमारे यहाँ पे। ठीक है ना, देखो 11वां क्या है कि डैश से अभिप्राय है संपत्तियों तथा सेवा प्रक्रिया का सार्वजनिक रूप से निजी स्वामित्व को हस्तांतरण करना। ठीक है, तो ये कौन सी प्रक्रिया दर्शाती है बच्चों? ये होता है निजीकरण, जिसमें संपत्तियां सेवाएं जो है वो किसको दे दी जाती है? सार्वजनिक से निजी रूप में। ठीक है, क्या भारत के क्या भारत को वैश्विक बाह्य प्राण जो है इसका एक पसंदीदा गंतव्य बनाता है? ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे जो बी हमारा राइट होगा, क्योंकि इसमें जो बेसिकली निम्न मजदूरी दरें होती हैं, ठीक है, और जो कुल मानव शक्ति होती है, इसकी वजह से ही भारत को एक बाह्य प्राण का एक पसंदीदा गंतव्य माना जाता है। ठीक है, ये चीजें होती हैं 12th का बी। ओके, नाउ निम्नलिखित में से कौन सा सुधार नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुधार बच्चों नहीं किया जाता है? ठीक है, कौन सा सुधार नहीं है? क्या करों में कमी आ जाता है? ठीक है, क्या अप्रत्यक्ष करों में सुधार, क्रय विक्रय का सरलीकरण? तो कौन सा सुधार नहीं है? करदाताओं में सुधार। क्या करदाताओं में सुधार कर सकते हो? नहीं कर सकते, दिया जाता है। डैश का अभिप्राय है कुछ ऐसी प्रक्रियाएं जो किसी तीसरे व्यक्ति को बाहर अनुबंध पर देना है, जो पहले संगठन द्वारा स्वयं किए जाते थे। ठीक है, तो ये क्या दर्शाते हैं? ये बाह्य प्राप्य दर्शाते हैं। ठीक है, ओके, विमुद्रीकरण का लक्ष्य क्या होता है बच्चों?
विमुद्रीकरण। इसका लक्ष्य क्या होता है? इसका लक्ष्य होता है काले धन को समाप्त करना। जैसे नोटबंदी हुई थी ना, ये विमुद्रीकरण ही था, जो पैसा लोगों के पास में ठूस ठूस के उन्होंने काला धन जो जमा कर रखा था ना, उसको निकालना। ठीक है, और आज भी आप देखोगे ना, बहुत सा पैसा जो 1000 के नोट है ना, वो बहुत जगह आपको मिल जाएंगे आज भी। तकरीबन 3 से 4 साल हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है ना, याद रखें इस बात को। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कर यानी कि जीएसटी में शामिल नहीं किया जा सकता है? तो इसमें से हमें सही का चयन करना है जिसे शामिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो गृह कर को जीएसटी में शामिल नहीं किया जा सकता। चुंगी हो गया, उत्पाद हो गया, सेवा कर, इसको शामिल किया जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है जीएसटी के बारे में? तो जीएसटी के बारे में एक ही कथन सत्य बच्चों, वो ये है कि जीएसटी में पूर्ति श्रृंखला में उत्पादन कर जमा की सुविधा होती है। नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं है, बी वाला है। जीएसटी एक गंतव्य आधारित उपभोग कर होता है। क्या है? गंतव्य आधारित उपभोग कर होता है। ठीक है, क्या बात है बच्चे, कम हो गए एकदम से, अभी 60 से 42 हो गए। नींद आ रही है क्या? अभी तो 9 बजे हैं, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? अरे ऐसे मत जाओ यार, अभी तो और भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। अभी चले जाओगे तो मजा कैसे आएगा? वापस आओ जल्दी से, जो भी गया है जल्दी से वापस आओ। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलते हैं अपने चैप्टर 5 की तरफ। चैप्टर 5 है भारत में मानव पूंजी का निर्माण। भारत में मानव पूंजी का निर्माण। ठीक है, मानव पूंजी होती क्या है, मानव पूंजी का निर्माण कैसे किया जाता है, इसके स्रोत क्या होते हैं, इसकी मुख्य मुख्य समस्याएं क्या होती हैं, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, देश की आर्थिक समृद्धि में मानव पूंजी की भूमिका, उसके बाद में मानव विकास में शिक्षा की भूमिका क्या होती है। ठीक है, भारत में मानव पूंजी का निर्माण कैसे किया जाता है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया हुए सारी चीजें। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात आ जाती है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया, आपको यहाँ पे सही से समझाना है। शुभम सर, मुझे तो मजा आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो देखो, दिया गया है कि मानव पूंजी निर्माण एक स्रोत है। किसका स्रोत है? क्या एक नई मशीन की खरीद का, या फिर कार्य स्थल पर प्रशिक्षण का मानव पूंजी निर्माण का एक स्रोत है? तो मानव पूंजी निर्माण कैसे की जा सकती है? क्या एक नई मशीन खरीद कर, इससे तो पैसा खर्च होगा, तो कैसे होगा? कार्य स्थल के द्वारा। ठीक है, तो ये वाला राइट है। ठीक है, इंग्लिश में सभी मतलब क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन सेकंड का, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मानव पूंजी के निर्माण की समस्या नहीं है? ठीक है, जल्दी से बताओ कौन सा यहाँ पे नहीं है, जल्दी से बताओ। ठीक है, भारत में मानव पूंजी निर्माण की इनमें से समस्या कौन सी नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है, कम शैक्षिक मानक, कम बचत, बढ़ती जनसंख्या, या फिर उचित मानव नियोजन का अभाव। ये समस्या नहीं है, कौन सी नहीं है? डी वाली नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मिलान की बात आ जाती है। मिलान के सामने हमारे सामने कुछ कोट यानी कि कोट्स हमारे सामने है। तो सबसे पहला कि भौतिक पूंजी, एक काम करते हैं ना, जो में सबसे आसान लगता है पहले हम उसे ढूंढ लेते हैं। तो हमें आसान लगता है भैया मानव पूंजी। तो बेसिकली जो मानव पूंजी है ये क्या होती है? मानव पूंजी जो है ये इंजीनियर डॉक्टर के मामले में आ जाती है। ठीक है, तो अब जिसमें बी का तीसरा दिया हुआ हो, ठीक है ना, तो बी का तीसरा किसमें? लो जी सर, मिल गया हमको, ये रहा तीसरा। तो पहले का क्या हो गया? ए का, एक हमारा भौतिक पूंजी कारखाने में आ जाता है। मानव पूंजी के निर्माण के जो स्रोत हैं वो आपके स्वास्थ्य पर व्यय पे आ जाते हैं। मानव पूंजी का एक प्रमुख घटक घटक जो वैज्ञानिक और तकनीकी मानव शक्ति आ जाता है। बस हो गया, लीजिए कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट हो गया हमारा। ठीक, अभिकथन कारण हमें बताना है, ध्यान से समझिएगा। अभिकथन में पूछा गया हमसे कि व्यक्ति अपनी मूल स्थान की आय से अधिक आय वाले रोजगार की तलाश में प्रवासन या फिर पलायन करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है भाई, कि जो व्यक्ति होते हैं वो ज्यादातर पलायन किस लिए करते हैं? ताकि उन्हें जिस स्थान पे वो रहते हैं वहां से अच्छा रोजगार पैसा मिलना, तभी तो पलायन करते हैं। कारण क्या है? कि तकनीकी शिक्षा संपन्न अभियंता, डॉक्टर आदि भी अच्छे वेतन की अपेक्षा में दूसरे देश में चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है भाई, कि जो बड़े बड़े अभियंता, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर्स होते हैं, जहाँ इन्हें अच्छा वेतन मिलता है वहां पे ये चले जाते हैं। क्या मतलब है? मतलब है इसका, बिल्कुल बिल्कुल ए राइट है। वेरी गुड, ए राइट है इसका। अभिकथन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक की व्याख्या करता है। ओके, आगे दिया हुआ है कि सूचना पर व्यय निम्न के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। यानी कि
जो सूचना पर हम पैसा खर्च करते हैं उनमें से किस तरह की सूचना को एकत्र करने के लिए हम पैसा नहीं खर्च करेंगे। ठीक है, तो कैसी? अस्पतालों की संख्या को जानने के लिए, इसकी सूचना के लिए हम पैसा खर्च नहीं करेंगे। ठीक है, सीधा सीधा आंसर बताता चलूंगा आपको, आप भी अपनी तरफ से जल्दी से जल्दी आंसर बताइएगा। ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा होने वाला है इसीलिए। डैश से अभिप्राय एक ऐसे वातावरण के निर्माण की प्रक्रिया से है जिसमें लोग स्वस्थ और रचनात्मक जीवन का आनंद ले सकें। ठीक है, तो ये इसका संबंध किससे है बच्चों? इसका संबंध किससे है? मानव विकास से है। ऐसा वातावरण, ऐसे वातावरण का निर्माण करना है, उसकी प्रक्रिया जिसमें लोग स्वास्थ्य और रचनात्मक जीवन का आनंद ले सकें। ठीक है, डी राइट। क्वेश्चन नंबर 7 को बताएंगे, मानव विकास मानव पूंजी से अधिक व्यापक अवधारणा होती है। क्या मानव विकास मानव पूंजी से बड़ी अवधारणा होती है? बिल्कुल सही बात है भाई, क्या है? सही है। ठीक है ना, ये कथन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शिक्षा की सुविधा के लिए एक संगठन नहीं है? तो शिक्षा की सुविधा के लिए कौन सा इनमें संगठन नहीं है? एनसीईआरटी, एआईसीईटी, आईसीएमआर या फिर यूजीसी? तो कौन सी नहीं है? आईसीएमआर। कौन सी नहीं है? आईसीएमआर यहाँ पे नहीं है। किस मामले में? भारत में शिक्षा सुविधा के लिए एक संगठन के मामले। ठीक है, सी राइट है, वेरी गुड, सी राइट है। देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर दिया है। नीतीश, शान्या, कुमकुम और अमित, मनीषा सिंह, ठीक है, शुभम, सतीश, ओके, श्रुति, ओके, ठीक है, मैंने राइट आंसर आ रहे हैं आपके। बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है जब आप राइट आंसर करते हैं। ठीक है, रोशनी थोड़ी आंखों पे लग रही है तो कुछ चश्मा हुआ ऐड करते हैं। ये ठीक लग रहा है बच्चों, एक बार बताइएगा। ठीक है, आंखों पे रोशनी तो नहीं आ रही, आगे जो बल्ब होता है उसकी। ओके, वेल, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है। 9 दिया हुआ है हमारे सामने कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय महत्वपूर्ण दीर्घकालिक प्रभाव डालते हैं और उन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता है। मतलब शिक्षा और जो स्वास्थ्य होता है इस पे व्यय बहुत ज्यादा होता है और ये दीर्घकालिक रहता है। ठीक है, और इसे हम आसानी से बदल भी नहीं सकते। बिल्कुल ठीक बात है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय सरकारी हस्तक्षेप इसमें अनिवार्य होता है, ये भी ठीक है। मतलब क्या है? जिसमें दोनों सही हैं। ठीक है, और व्याख्या भी होगी। कौन सा है? ए राइट है, वेरी गुड खुशी, वेरी गुड, ए राइट है। आगे क्वेश्चन नंबर 10, कॉलम ए कॉलम बी का हमें जो है यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, तो कॉलम ए कॉलम बी का मिलान कैसे करेंगे? जो हमें आसान लगता है पहले हम उसे मिलान कर लेंगे। ठीक है, तो हमें आसान लगता है भाई इसमें से प्रतिशोधी आयुर्विज्ञान। प्रतिशोधी आयुर्विज्ञान हमें बहुत आसान लगता है। ये किस मामले में है? ये जो है टीकाकरण के मामले में। किस मामले में? टीकाकरण के मामले में। तो इसमें ए का दूसरा दिया हुआ हो, ए में भी है, बी में भी दूसरा है, और हाँ ठीक है, ए और बी बचता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे बी में चौथा चौथा दिया हुआ है। हम ना तीसरे को देखते हैं, चिकित्सीय, जो चिकित्सीय आयुर्विज्ञान है इसका संबंध किससे होता है? ठीक है, तो चिकित्सीय आयुर्विज्ञान का संबंध होता है बीमारियों के दौरान चिकित्सीय देखभाल से। तो अब यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा? राइट हो जाएगा बी वाला। ठीक है, तो चिकित्सीय अनुसंधान संस्था कौन सी है? आईसीएमआर है। और सामाजिक आयुर्विज्ञान का किससे संबंध है? स्वास्थ्य संबंधी साक्षरता से। ठीक है, बी राइट है, वेरी गुड, बी राइट है, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे, कौशल में नवीनता से डैश में वृद्धि होती है। तो कौशल में नवीनता से किस में वृद्धि होती है? जब कौशल में हम नवीनता लाते हैं तो किस में वृद्धि होती है? आय में भी वृद्धि होती है और हमारी उत्पादकता में वृद्धि होती है। पैसा उत्पादन दोनों बढ़ता है, मतलब सी बढ़ता है। ठीक है, तो सी हमारा राइट हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित कथनों में सही विकल्प का हमें चयन करना है, यानी कि 12 में हमें सही देखना है कि कौन सा सही है। तो प्रवसन का एक सबसे बड़ा कारण होता है एक जगह से दूसरे जगह पर अच्छे रोजगार, अच्छी मुद्रा में काम मिल जाना। ठीक है, तो प्रवसन यानी कि पलायन का एक सबसे बेहतर कारण ये होता है। ठीक है, तो ए वाला राइट है हमारा। ठीक है, ओके, एंड उसके बाद में देखिए अभी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर की मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा 10 बजे। ठीक है ना, आप उसे देख लेना, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मानव पूंजी निर्माण की समस्या का कारण है? ठीक है, तो कौन सा भारत में
मानव पूंजी निर्माण की समस्या का एक कारण यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो कौन सा है भाई? यहाँ पे देखेंगे प्रतिभा पलायन, ये भी मानव पूंजी निर्माण की समस्या है, और जनसंख्या में वृद्धि ये भी है, और निम्न शैक्षिक मानक ये भी है। मतलब ऑल, वेरी गुड, ऑल, डी राइट है, डी राइट है, वेरी गुड। और बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आर्थिक सहायता वगैरह की बात आ जाती है, ये तो बेसिकली स्रोत आधारित है। ठीक है, तो इसको मैं ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं वैसे तो। और ठीक है, इतना इनफ है। कौन सी पंचवर्षीय योजना में मानव पूंजी के महत्व को पहचाना गया था? किस पंचवर्षीय योजना में ऐसा किया गया था बच्चों? कौन सी पंचवर्षीय योजना में ये किया गया था? जल्दी से बताएंगे। ये किया गया था 7वीं में। ठीक है, मानव पूंजी के महत्व को कब पहचाना गया? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, और भारत में निम्न मानव पूंजी निर्माण में कौन सा सही है? तो अपर्याप्त संसाधन सही है, सिंपल। ठीक है, तो ये होता है कंप्लीट। आपको समझ में आ गया? बाकी ये वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 6 है ग्रामीण विकास। चैप्टर नंबर 6 है ग्रामीण विकास। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 ग्रामीण विकास। अभी टोटल इसको मिलाकर हमारे 4 चैप्टर बचते हैं। ठीक है, 4 या 3 है, अभी देख लेंगे। ठीक है ना। ग्रामीण विकास होता क्या है बच्चों? ग्रामीण विकास के मुख्य तत्व क्या होते हैं, और साख नियंत्रण के कुछ औपचारिक स्रोत वगैरह, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ओके। कृषि विपणन के क्या दोष होते हैं, इसको सुधारने के लिए क्या कदम उठाएंगे? मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पिछली वीडियो में ही सब कुछ अच्छे तरीके से समझाया था, याद रखना इस बात को। ठीक है, ओके। वेल 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 वेल। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 1 अंक वाले प्रश्न। अच्छा, ये जो जैविक कृषि वाला क्वेश्चन है ना बच्चों, इसको करके जाना, ये हो सकता है आपसे जो भी पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्जाम पिछले 10 साल में कई बार आया हुआ, इसलिए मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ इसको पढ़ के जाना अच्छे तरीके। मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हम करेंगे अच्छा सा मिलान। ठीक है, तो मिलान के मामले में यहाँ पे हम आगे चलते हैं। तो मिलान देखते हैं एक बार। ठीक है, तो पहला क्या दिया हुआ है हमारे सामने? पहला है नाबार्ड। नाबार्ड क्या है बच्चों? नाबार्ड जो है, एक सेकेंड, सही जोड़ा हमें पहचानना है बेसिकली। सही जोड़ा इनमें से कौन सा है वो हमें पहचानना है। सही जोड़ा कौन सा है? जो जैविक कृषि होती है, ठीक है, ये कैसी होती है? स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद ये देती है। ठीक है, जैविक कृषि से हमें कैसे उत्पाद मिलते हैं? स्वास्थ्यवर्धक वो मिलते हैं, क्या बोलते हैं, उत्पाद मिलते हैं। ठीक है, ओके, तो आपका ऑप्शन सी राइट है। ठीक, निम्नलिखित में से जैविक कृषि के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है? तो ये पर्यावरण हितकारी होती है, स्वास्थ्य भोजन मिलता है, स्वादिष्ट भोजन मिलता है। लेकिन ये कहना आरंभिक लागत कम होती है, ये गलत है, क्योंकि इसमें आरंभिक लागत जो है वो बहुत ही ज्यादा होती है। पहली बार पैसा ज्यादा लगेगा, उसके बाद ज्यादा नहीं लगता। ठीक है, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए जो सुख सुविधा, सुख नहीं बेसिकली साख होगा यहाँ पे, साख है। ठीक है, क्या है? साख सुविधा उपलब्ध कराने वाली जो सबसे बड़ी संस्था है, ये कौन सी है? इसका आंसर सभी को पता है, कौन सी है? कौन सी है? वेरी गुड, ए राइट है, नाबार्ड। कौन सी है? नाबार्ड है, जो गांव के लेवल पे, ग्रामीण विकास के लेवल के लिए साख सुविधा उपलब्ध कराती है। ठीक, कृषि तथा ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक, यानी कि कृषि लेवल पे और रूरल डेवलपमेंट के लिए जो नेशनल बैंक है, राष्ट्रीय बैंक है, नाबार्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो ये हुई थी 1982। कब? 1982। कब हुई थी? 1982। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी कृषि विपणन का भाग नहीं है? तो कृषि विपणन में क्या किया जाता है? भंडारण किया जाता है, और उसके बाद में यहाँ पर जो है एकीकरण किया जाता है, प्रसंस्करण किया जाता है। लेकिन कृषि विपणन की प्रक्रिया शुरुआत होने से पहले ही खेती ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो शामिल कौन सा नहीं होगा? खेती इसमें कतई शामिल नहीं है। ठीक है, खेती शामिल नहीं है। ठीक है, फिर से वही बात, फिर से 44 बच्चे रह गए, अभी 60 थे फिर से। है, एकदम ग्रुप बना के आते जाते हो क्या? है, ठीक है, खेती राइट है, खेती राइट है। ओके, आगे यहाँ पे कुछ कुछ आपके ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है, और यहाँ पे पॉइंट छोटे मोटे दिए हुए हैं। ठीक है ना, मैं आपको सीधे सीधे क्वेश्चन बता दूंगा, कि आंसर बताऊंगा कि कृषि साख के लिए अनौपचारिक स्रोतों के अंतर्गत क्या आते हैं, तो महाजन जाते हैं। सरकार ने, ठीक है, सरकार ने RRBS के माध्यम से किसानों को संस्थागत साख का प्रावधान करने का प्रयत्न किया। ठीक है, कृषि साख के संदर्भ में सरकार के द्वारा जो बेसिकली प्रयत्न किए गए वो सफल क्यों रहे, कोई एक कारण समझाना है आपको। ठीक है, बाकी ये दिया हुआ कि फसलों के उत्पादन में
विविधीकरण बाजार के जोखिमों में वृद्धि करता है। क्या ये सत्य है? ये गलत है। ठीक है, फसल उत्पादन होगा तो बाजार जो है इसमें उसे और ज्यादा पैसा मिलेगा एक तरीके, ठीक है ना, वो अपनी फसल को अच्छे तरीके से बेच पाएगा। अभिकथन क्या दिया गया है बच्चों? अभिकथन दिया गया है कि फसलों के स्वरूप कृषि गतिविधियां विविधीकरण के रूप होती हैं। कारण अधिकांश कृषि गतिविधियां जो होती हैं वो प्रकृति की और मौसमी होती हैं। बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। लर्निंग किंग हीरो लग रहे हो सर, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, वैसे आप 10th में हो तो आप यहाँ पे 12th में क्या कर रहे हो? आपका शायद कल पेपर होने वाला है ना, कल शायद आपका हिंदी का पेपर है बोर्ड का 10th का, मैंने देखा था। एक मैंने आंसर शीट डाली है ना बच्चों की, तो बच्चे देख रहे हैं, अभी कुछ है 2-4 हजार वो देख रहे हैं। तो सर आप 10th की पढ़ाई कीजिए ना, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ठीक है, आप अपनी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, अगर आप 10th में हैं तो ओके, कल आपका शायद से हिंदी का पेपर है, आई थिंक, जहां तक मैं गेस कर सकता हूँ। ठीक, ओके, नाउ द चैप्टर नंबर इज 7, रोजगार, समृद्धि, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे। आपका फैन हूं सर, इसलिए देख रहा हूँ, बहुत 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 धन्यवाद आपका। ओके, तो यहाँ पे ये दर वगैरह है, आप इसको पढ़ लेना। बेरोजगारी बेसिकली क्या होती है, ठीक है ना, और बेरोजगारी के क्या क्या कारण होते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या उपाय उठाए गए थे, ठीक है ना, आप इसको पढ़ लेना। बाकी हमारे सामने जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ से, ठीक है। अब हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे बढ़िया तरीके से हम समझने वाले हैं, बस क्या कीजिएगा, वीडियो को एंड पे देखिए। ठीक है, क्या है, निम्न में से कौन सी क्रिया सेवा क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो सेवा क्षेत्र के मामले में कौन सी क्रिया इनमें से संबंधित नहीं है? बताएंगे। निर्माण प्रक्रियाएं, बैंकिंग, कॉल सेंटर में कार्य करना या फिर शिक्षण, कौन सा नहीं है? कौन सा है यहाँ पे बताएंगे एक बार। शायद से मुझे एक बार मैसेज करना पड़ेगा, ताकि जो बच्चे फालतू की बातें कर रहे हैं उनको थोड़ा टाइम के लिए फेस किया जाए। ठीक है, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं सर डिस्टरबेंस होता है बच्चों की वजह से ना। टेंशन मत ही लो, अभी हम आपका इसका भी इंतजाम करवा देते हैं। लर्निंग किंग 10th, सर ये 10th की वीडियोस कब से डालोगे? देखो हमारे चैनल पे 10th की वीडियोस नहीं आती हैं, ओनली 11 एंड 12। ठीक है, ठीक है, जिन बच्चों ने आंसर दिया देखते हैं एक बार। क्या दिया है कि क्रिया सेवा क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है बच्चों? निर्माण करने वाली क्रिया है, ये क्रिया सेवा के क्षेत्र में संबंधित नहीं है। ठीक है, श्रमिक जनसंख्या अनुपात ज्ञात करने का सूत्र क्या है होता है बच्चों? श्रमिक जनसंख्या ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या होता है? वो होता है, इसका अनुपात ज्ञात करने का सूत्र है कार्यबल बटे में कुल संख्या इंटू 100, यानी कि कार्यबल बटे में कुल जनसंख्या इंटू में 100, इस तरीके से निकालते हैं। मतलब डी राइट है, डी राइट है आपका यहाँ पे। ठीक, थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों? थर्ड में दिया हुआ है निम्न में से कौन से लोगों के द्वारा श्रम करने के उद्देश्य के संबंध में यहाँ पे नहीं है, यानी कि निम्न में से कौन सा या फिर कौन से लोगों के द्वारा श्रम करने के उद्देश्य के संबंध में यहाँ पर शामिल नहीं है। ठीक है, बताइए जल्दी से कौन सा नहीं होगा यहाँ पे। तीसरे में तो दिया हुआ है आजीविका उपार्जन, अपनी सार्थकता की अनुभूति प्राप्त करना, अपने आश्रितों की मदद करना, कोई भी इसमें शामिल नहीं है, कोई भी शामिल नहीं है। ठीक है, ये एक तरीके से मैं कहता हूं कि फालतू का क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? भारत की श्रम शक्ति में पुरुषों की भागीदारी महिलाओं से कम होती है, क्या ये बात बिल्कुल सही है या गलत है? तो भारत की जो श्रम शक्ति होती है इस मामले में पुरुष और महिला दोनों इक्वली यहाँ पे बेसिकली जो बात है वो करते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या है, ठीक है चलो, मतलब कि दोनों एक ही जैसे कार्य करते हैं, मतलब ये कथन सत्य है, सत्य है, सत्य है, नहीं फॉल्स नहीं है, राइट है। श्रम की शक्ति के मामले में ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, वर्ष 2011-12 में भारत की श्रम शक्ति का आकार क्या था? ठीक है, भारत की श्रम शक्ति का आकार क्या, एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे ना शायद थोड़ा सा मैं रॉन्ग हूँ क्या सर, कि भारत की जो श्रमिक शक्ति थी इस मामले में पुरुषों की जो भागीदारी है ये महिलाओं से कम है, ये गलत है। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मैं ये पढ़ गया था कि
महिलाओं की भागीदारी बेसिकली कम है, ये तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि पुरुषों की भागीदारी महिलाओं से कम है, इसलिए कथन गलत है। ठीक है, इसलिए मैं कहूँ कि कई बच्चे एक साथ आंसर कर रहे हैं, गलत गलत गलत, तो गलत होगा शायद, इसलिए मैं दोबारा से इस पे नजर डाली एक बार। ठीक है, होता है। वर्ष 2011-12 में भारत की श्रम शक्ति का आकार क्या था? तो क्या आकार था? तकरीबन 47.3 करोड़। ठीक है, अन्य सभी बातें समान रहते हुए जनसंख्या की वृद्धि क्या होती है? तो जनसंख्या की वृद्धि जो है ये श्रमिक जनसंख्या अनुपात को घटा देती है, जो काम करने वाली जनसंख्या का अनुपात होता है ये उसको घटा देती है। ठीक है शुभम, कोई नहीं सर, इट्स ओके। हाँ होता है कभी कभी, वो आपने कहावत सुनी होगी ना, एक डायलॉग सुना होगा, अरे बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी गलतियां होती रहती है ना, कुछ ऐसा ही डायलॉग होगा, तो वही मतलब होता है कभी कभी ऐसा। ठीक है, वेल वेल वेल, क्वेश्चन नंबर 7 पे 7 को बड़े ध्यान से समझिएगा। कार्य बल का आकार कभी भी श्रम शक्ति डैश से नहीं हो सकता। कार्य बल का जो आकार है क्या वो कभी भी श्रम शक्ति से अधिक, उसके समान या फिर उससे कम क्या नहीं हो सकता है? तो कार्य बल का आकार कभी भी श्रम शक्ति से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, कभी अधिक नहीं हो सकता, याद रखना। ठीक है, से अधिक, वेरी गुड नितेश। वर्ष 2017-18 के दौरान निम्न में से किस में भारत के कार्यबल का अधिकतम भाग कार्यरत था? किसके अंतर्गत? ठीक है, तो किसमें था? स्वनियोजित, किसमें? स्वनियोजित, जो स्वयं के द्वारा उसने अपना कुछ बेसिकली कुछ व्यापार वगैरह किया होता है ना, उस मामले में ये बात। ठीक, निम्न में से कौन आर्थिक दृष्टिकोण से श्रमिक है? इकोनॉमिकली कौन सा यहाँ पे बेसिकली एक श्रमिक है आर्थिक लेवल पे? तो विद्यार्थी होता है? नहीं होता है। व्यापारी? बिल्कुल ठीक है भाई, ये क्या होता है? आर्थिक दृष्टिकोण से एक श्रमिक ही तो है, जो लाभ कमाने के लिए वस्तुओं को खरीदता बेचता है। ठीक है, ये आईडी वाईडी कौन दे रहा है भाई चैटिंग में? आंसर कीजिए, कहाँ आईडी वाईडी देने में लगे हो यार, कल पेपर है, थोड़ा पढ़ लो ध्यान से, है आईडी दे रहे हो ध्यान। चलो 10th देखेंगे कि वर्ष में निश्चित मौसम में होने वाली बेरोजगारी को क्या कहते हैं? एक पर्टिकुलर ईयर में जो निश्चित मौसम में जो एक बेरोजगारी होती है उसको क्या बोलते हैं? किस तरीके की बेरोजगारी बोलते हैं उसको? क्या वो खुली, प्रचंड, मौसमी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो निश्चित मौसम की बात हो रही है, मतलब 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 मौसम बेरोजगारी क्या है? मौसम बेरोजगारी। ठीक है, मौसम बेरोजगारी। ओके, मौसम बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण हैं। ठीक है, भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या है बताइएगा? तो जल सर ये तो गलत बात है, क्या गलत बात है सर बताइए एक बार। ओके, हाँ सही बात है शुभम, सही बात है कि कई बार क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया, मैंने एक सैंपल पेपर में भी आंसर लिया था, वो क्या शायद फिजिकल में लिए थे दो ऐसे ही क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन के अंदर ही मैंने आंसर लिया था। ठीक है, ओके ठीक है सुजल, ओके ओके ठीक है, समझ गया मैं। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है बच्चों, बताएंगे? बेरोजगारी का प्रमुख जो मेन कारण है वो क्या है? अल्प विकास भी है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि भी है, और त्रुटिपूर्ण नियोजन, ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर हमारा दिया हुआ 12 कि महिलाएं ग्रामीण कार्यबल का 1/3 हिस्सा है, जबकि शहरी क्षेत्रों में वे कार्यबल का केवल 5वां हिस्सा होती हैं। ठीक है ना, तो इस मामले में कार्यबल के वितरण में उपरोक्त में से कोई एक अंतर यहाँ पे सही है सही है। तो 12वें के संबंध में क्या लिखेंगे? ठीक है, अनु ठाकुर सर ये सेकंड पार्ट अपलोड नहीं किया। एक्चुअली सेकंड पार्ट अपलोड करने के लिए टाइम ही नहीं मिला, मैं लिटरली बता रहा हूँ, टाइम ही नहीं मिला। और अभी आप देख रहे हो कि आपके लिए हम लाइव सेशन ले रहे हैं। ठीक है, और लाइव सेशन में मैं 10 बजे तक ले सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद में अभी कुछ फैमिली के काम होते हैं, वो भी करने पड़ते हैं। ठीक है ना, इसीलिए। मनीष कुमार सर जी, बिना पढ़े हुए पास कैसे हो? बिना पढ़े हुए पास सपनों में हो जाएंगे, अपनी कल्पनाओं में हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, बिना पढ़े पास हो जाओगे। यश कुमार सर आप फाइन आर्ट्स नहीं पढ़ाते? नहीं नहीं नहीं,
फाइन आर्ट्स पढ़ाते नहीं, बट जब आपका पेपर होगा तो आपके लिए हम सैंपल पे जरूर ला देंगे, ठीक है। सर आपका नाम, आज तक आपने मेरा नाम नहीं सुना क्या? सर क्लास कब तक की है? बस ज्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट की और है, 15 से 20 मिनट यानी कि 45 तक होने वाली है। मनीष कुमार, दैट्स इनफ। मनीष कुमार, दैट्स इनफ। ओके, मॉडरेटर कैन डू इट। ओके, तो देखते हैं कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। ठीक है, 13 क्या दिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग घर पर नहीं रह सकते क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देती। बिल्कुल ठीक बात है भाई, ये लोग नहीं रह पाते हैं। 2017-18 के दौरान प्रत्येक 100 ग्रामीण महिलाओं में से लगभग 18 रोजगार में भाग लेती थी। ये भी ठीक है, बट एक तरफ क्या है, एक तरफ है ग्रामीण लोगों के वहां से जाने की बात, और दूसरी है महिलाओं की भागीदारी की। मतलब कथन दोनों ठीक है, बट यहाँ पे राइट आंसर नहीं है, मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हमारा बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके। देखिए, जिसका मैंने रिप्लाई वगैरह नहीं दिया, अभी हम वीडियो एंड कर लेंगे, उसके बाद वीडियो के एंड में बात कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। बाकी ये जो बात है आपकी इस वाले के संबंध में, तो ये तो नॉर्मली आपका दिया हुआ है इस मामले में, जिसे आप बेसिकली देख लेना। जैसे कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में योगदान देने वाली जनसंख्या का प्रतिशत क्या कहलाता है? तो उस जनसंख्या का प्रतिशत को बोलते हैं बच्चों श्रम बल और बेरोजगार। एक श्रम बल होता है और बेरोजगार, ये दोनों आ जाते हैं इसमें। ठीक है, 1529 आयु वर्ग के कितने प्रतिशत शहरी लोग कार्य में हिस्सा लेते हैं? तो तकरीबन 77.5%। आपको यहाँ पे दिया होगा कहीं पे 77.5% दिया गया है। ठीक है, वर्तमान परिदृश्य में लोगों के सामने आने वाली समस्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो सभी हो जाती है, बेरोजगारी, अल्प रोजगार, कम मजदूरी, सारी के सारी। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ेंगे अगले चैप्टर की तरफ। ठीक है, आखिरी है शायद, ये 10वां भी है क्या इसमें? हाँ 10वां भी है। ठीक है, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट इसमें, 10 मिनट उसमें, 45 या 50 तक हो जाएगा। ठीक है, सर आप गायब हो गए सर दिख नहीं रहे हो। एक्चुअली क्या था, मतलब हो जाता है कभी कभी, टेक्निकल इश्यू हो जाता है, तो इसीलिए वो हटाना पड़ गया था मुझे। ठीक है, बट कोई नहीं, होता है कभी, 1-2 सेकंड की बात है। ठीक, ठीक है, अभी कथन कारण पे आ जाते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 9 के बारे में। बड़े ध्यान से समझिएगा, अभी तक जो मैंने आपको समझाया है वो आप बताओ एक बार कि समझ में आया है नहीं? तो हम 1% बैटरी रह गई है वैसे, थैंक यू आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर अगर आप देख पाते हैं तो फोन को चार्ज लगा के देख सकते हैं। ठीक है ना, एक आपने वो कहावत सुनी होगी ना कि जब आपके अंदर वो आग हो किसी काम को करने की, ठीक है ना, तो आप सब कुछ अच्छे से कर पाते हो, मतलब कुछ ऐसा ही है। तो वही चीज यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर कर सकते हो तो। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेंगे सभी बच्चे एक साथ। आंसर करेंगे, पर्यावरण की धारण क्षमता से अभिप्राय पुनर्जनन की दर का संसाधनों से निष्कर्षण से अधिक या बराबर होना होता है। क्या ये बात बिल्कुल सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि पर्यावरण की धारण क्षमता से मतलब ये है पुनर्जनन और संसाधनों की निष्कर्षण से अधिक या फिर बराबर होना। ठीक है, उसके बाद ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोत के विकल्प के रूप में नवीनीकरण स्रोतों की खोज के लिए गहन शोध कार्य किए जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है भाई, ये भी कारण भी बिल्कुल ठीक है। मतलब एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एक तरफ पर्यावरण धारण की क्षमता है, दूसरी तरफ गैर परंपरागत तो जो नवीनीकरण स्रोत है इसकी बात है। मतलब क्या होगा, सही तो है बट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, चलिए दूसरा अभिकथन देखेंगे। पिछले 20 वर्षों में औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है। बिल्कुल बात ठीक है, तेजी से जो औद्योगिकरण बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, इसकी वजह से ये तापमान बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है भाई, ये भी ठीक है।
मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ड्रीम मेरा रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। देखिए मैंने कहा ना अभी आपसे कि आपसे हम बात करेंगे, बट पहले हम अपना जो एमसीक्यू का सीरीज है ना उसे पूरा कर लें उसके बाद। ठीक है, क्या दिया गया है कि पीएमयूवाई योजना कब लागू की गई थी, एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपका। पीएमयूवाई योजना कब लागू की गई थी, 1 मई 2016, 1 मई 2016 को। ठीक है, योजना का जो उद्देश्य होता है बच्चों, एक सेकेंड, ठीक है, योजना का उद्देश्य डैश महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना होता है, ग्रामीण या फिर शहरी, ग्रामीण या फिर शहरी। तो किसकी बात हो रही है, ग्रामीणों की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, ग्रामीणों की बात हो रही है। वेट अ मिनट, ओके। तो आ जाते हैं एक बार वापस से दोबारा। तो पांचवा क्या दिया हुआ है, मतलब ये इसका तो ग्रामीण हो गया हमारा। इस योजना से भारत में डैश कम होने की उम्मीद है। तो इस योजना से, किस योजना से, आय का स्तर या फिर प्रदूषण का। तो भारत में डैश कम होने की बेसिकली जो है यहाँ पे बात आ जाती है। तो क्या है, प्रदूषण स्तर का कम होना। ठीक है, उज्ज्वला योजना भारत की सभी महिलाओं की रियायती एलपीजी प्रदान करेगी। क्या ये बिल्कुल सही बात है, हाँ ये बिल्कुल बात सही नहीं है। उज्ज्वला योजना भारत की सभी महिलाओं को रियायती एलपीजी प्रदान करेगी जिसमें शहरी और ग्रामीण आ जाते हैं, नहीं ये गलत है। केवल ग्रामीण होता तो हम बात बोलते हैं कि सही है। ठीक है, और सर आप इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस पढ़ाते हो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का कार्य नहीं होता है। तो पर्यावरण जो है ये अवशेष समाहित करता है, संसाधनों की पूर्ति करता है, सौंदर्य विषयक सेवा प्रदान करता है, बट अवशेष का पृथक्करण ये खुद ही कर लेता है, ये नहीं। अगर ये खुद ही अवशेष का पृथक्करण कर लेता तो क्या वायुमंडल में प्रदूषण होता, नहीं होता। ठीक है ना, तो डी राइट है इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाना बनाने के ईंधन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, बताओ जल्दी से, कौन सा नहीं किया जाता है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी या फिर गोबर गैस। किसको नहीं किया जाता है बच्चों, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, नहीं किया जाता है। वो है ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, वेरी गुड, सी है, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उच्च दाब प्राकृतिक गैस, इसको नहीं किया जाता। ठीक है, धारणीय विकास और गैर नवीनीकरण संसाधनों के उपयोग का समर्थन यहाँ पे समर्थन करता है। तो वो कौन सा है, कौन सा राइट है उसका, कौन सा सही है, गलत है, गलत है ये गलत है। सर जिम जाते हो आप, जाते थे, पिछले 1 महीने से बंद की हुई है क्योंकि आपके लिए लाइव सेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सैंपल पेपर बनाने पड़ जाते हैं, तो काफी टाइम हो जाता है, इसीलिए अभी के लिए बंद कर रखे। जाते हैं, जाते क्यों नहीं है, फिट रहना होता है। सुबह वॉक पे भी जाता हूँ, अभी के टाइम पे पार्क भी जाता हूँ, कम से कम 1 घंटा आराम से पार्क में थोड़ा वो क्या बोलते हैं स्ट्रेचिंग वगैरह होता है, वो करता हूँ जाके आराम से, मजा आता है एक नंबर का। सुबह सुबह निकलना आप भी घर से, और ज्यादा नहीं, अपने आसपास के 1-2 किलोमीटर के एरिया में घूमना, बेशक से रोड पे ही घूमना, बड़ा मजा आएगा आपको। सुबह सुबह की हवा है ना, एक नंबर की हवा लगती है। ठीक है ना, तो घूमना आप भी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे जोड़े पूछे गए हैं हमसे, कौन सा सही जोड़ा है, हमें यहाँ पे ये पहचानना है। ठीक है, कौन सा सही जोड़ा है ये पहचानना है। तो लघु जलीय प्लांट ये पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होते हैं, जो झरने होते हैं ना, झरने वहां पे ये लगाए जाते हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये एक सही जोड़ा है। ठीक है, समझ गए। अब चैप्टर 10 आ जाता है हमारा, भारत पाकिस्तान चीन का विकास संभव एवं तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, चीन में विकास की रणनीतियां कैसी थी। ठीक है, ग्रेट लीप चाइना ने कब अपनाया था, कैसा अभियान था। ठीक है, माओ सेतुंग ने किस संस्कृति को और किस क्रांति का यहाँ पे आरंभ किया था, ये सब चीजें हैं, आपको मैंने ये बताया हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान में कैसे क्या हुआ था, दिनांक के संकेतक के बारे में ये सारी चीजें दी हुई है। जीडीपी क्या होती है, जीडीपी के मामले में चाइना भारत अमेरिका की कैसी जीडीपी है, मानव विकास संकेतक कैसे, ये सारी चीजें। हाँ, कुमकुम का शब्द, दैट इज द लास्ट चैप्टर, यस दैट इज द लास्ट चैप्टर। ओके,
देखो आपको ना बहुत जगह पे इकोनॉमिक जो है वो बहुत ही एकदम डिफिकल्ट तरीके से पढ़ने को मिलती होगी, लेकिन मैं आपको एकदम इजी वे में समझा देता हूँ, इजी वे में बढ़िया तरीके से। कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, मैं आपको इतना आसान तरीके से समझा देता हूँ कि आप समझ जाओ, ठीक है। कुछ आपके जैसे कि मैं आपको बताऊं कि क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट लाइक इकोनॉमिक्स की आपकी जो फर्स्ट वाली किताब है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो उस मामले में थोड़ा बहुत मेरा भी हाथ ढीला है, ठीक है। बट ये जो है, ये तो हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री और ज्योग्राफी सभी इसमें शामिल है, तो इसे हम आसानी से पढ़ लेते हैं। अ, प्रसाद जी सर, आपकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है? इंस्टाग्राम आईडी चैनल के नाम से ही है, जस्ट स्मार्ट नॉलेज, ठीक है। बस बीच में ये वाला जो डंडा होता है ना, ये वाला बड़ा वाला डंडा हर एक नाम के बीच में लगा देना बस। तान्या, बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लास्ट, लास्ट चैप्टर, लास्ट लास्ट। ओके, 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 लास्ट चैप्टर। ओके, इसमें तो यहाँ पे क्वेश्चन ही आंसर दे दिए हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, और इंग्लिश में भी मैं आपको इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें इंग्लिश में भी सीधा सीधा आंसर दिया होगा ना, इसीलिए। ठीक है, दिखा देता हूँ आपको चैप्टर नंबर 10 आपका कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। एज क्या है? एज डज नॉट मैटर, ठीक है। आपको क्या लगता है अभी एज के हिसाब जो है आप इस तरीके से लगा सकते हैं, मैंने 2017-18 में 12th पास आउट कर लिया, ठीक है। अभी मेरा बीए भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बीएड के मेरा फर्स्ट ईयर होने वाला है, ठीक है। तो एज का हिसाब आप लगा सकते हैं क्या होने वाला है, ठीक है। सर बिना जिम गए बॉडी कैसे बनाए? बिना जिम गए बॉडी बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते? आप अच्छा खाना खाओ, बाहर का खाना वाना मत खाओ, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। इसके लिए फिर कभी बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी पढ़ लो, ठीक है, बॉडी बनानी है, पढ़ना नहीं है। हाँ, मनीषा सिंह, वेरी गुड, आपकी बात मानता हूं मैं। देखो, निम्नलिखित में से किस देश में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व है? तो वो भारत में है। क्यों है भारत में? क्योंकि भारत जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पे आता है, अब पहले नंबर पे आने वाला है, ठीक है। और साथ ही क्षेत्रफल के मामले में ये सातवां बड़ा देश है, तो ज्यादातर कम क्षेत्र में अधिक लोग यहीं पे रहते हैं, ठीक है। मानव विकास सूचकांक डैश का मापन होता है, तो ये किसका मापन होता है? ये जीवन की गुणवत्ता का मापक होता है, ठीक है, जीवन की गुणवत्ता का। ओके, उसके बाद चीन गणराज्य के स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1949 को। कब? 1 अक्टूबर 1949 को हुई थी, ठीक है। अरे इतनी जल्दी कहां जा रहा है? हाँ, निम्नलिखित में से सबसे गरीब राष्ट्र की अगर हम बात करें, तो भारत, चाइना और कनाडा, ये सभी जो है बहुत ही एक तरीके से अपनी जीडीपी के अकॉर्डिंग इक्वली हैं। बट पाकिस्तान इस मामले में बहुत पीछे, इस पे बहुत सारा अरबों करोड़ों का इस पर जो है कब्जा है अभी के टाइम पे, ठीक है ना। तो पाकिस्तान इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, गरीब राष्ट्र, ठीक है। ओके, आगे, किस देश ने शिशु नीति को अपनाया बच्चों? तो चाइना ने शिशु नीति को अपनाया है। सत्य वाले प्रश्न, सत्य वाले प्रश्न। 1978 में चीन जो सुधारात्मक नीति थी, ये प्रारंभ की गई थी, बिल्कुल सत्य है ये। भारत में गरीबी रेखा के नीचे के लोगों का अनुपात चीन की तुलना में अधिक है, बिल्कुल सत्य, क्योंकि भारत में गरीबी रेखा के नीचे बहुत ज्यादा लोग हैं, ठीक है। आगे, 1978 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान प्रारंभ किया गया था, गलत, क्योंकि ये 1958 में किया गया था, ठीक है। भारत में सुधार नीति की शुरुआत हुई थी 1991 में, बिल्कुल ठीक। जीएलएफ, इसका क्या मतलब है? जीएलएफ, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, इसका मतलब होता है बेसिकली 1958 में चाइना में औद्योगिकरण के उद्देश्य से प्रारंभ ये किया गया था, और इसके तहत लोगों को अपने अपने घर पिछले हिस्से में अपने घर के पिछले हिस्से में उद्योग लगाने थे, इसीलिए, ठीक है, ये बात है। बाकी का उसके बाद में इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर? दैट इज इंडिया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज ए मेजर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। चाइना रिपब्लिक वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1 अक्टूबर 1949 and which is the poorest nation? That is the Pakistan.
Which country adopted infant policy? That is China. In 1978, reforms policy started by China. That is right. Ratio of people below poverty line in India higher than China. That is also right. But the Great Leap Forward यानी campaign was initiated in 1978. That is wrong. ठीक है. When did the India introduce reforms? 1991. And what mean by JLF इस तरीके से दिया हुआ. ठीक है. तो ये चीजें हैं आपकी. ठीक है. तो ये है, आपको आई होप अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा. ओके. हाँ ठीक है. मेनली आज का जो हमारा पार्ट था बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन वाला, वो मैंने जहां तक है मेरा पार्ट था वो मैंने आपको समझा दिया था. और जिन बच्चों ने ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो वगैरह नहीं देखी तो जाके देखो. इंडियन इकोनॉमिक के ऊपर मैंने आपके लिए वीडियो बना रखी है ऑलरेडी. ठीक है. साथ ही आपकी जो मैक्रो इकोनॉमिक समझ के साथ की किताब है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने आपके लिए वीडियो बना रखी है. ठीक है. तो आप सभी बच्चों जो हो, सभी बच्चे क्या करो और वीडियो को जाके देखो. अभी एक वीडियो और भी आने वाली है आपके सैंपल पर की, तो अच्छे से आप उसकी तैयारी कर लीजिएगा. ठीक है. चलिए अब यहाँ पे हम आपके एक आधे क्वेश्चन का आंसर दे लेते हैं. जैसे सुजन ने पूछा हुआ है कि सर आप वृंदावन गए हो. हाँ बिल्कुल गए हैं. मैं अभी से तकरीबन 5 से 7 महीने पहले गया था. ठीक है. अभी होली का मेरा प्लान था लेकिन आपके पेपर थे इसलिए मैंने ट्रेन बुक कर रखा था, मैंने कैंसिल कर दिया. ठीक है. मैं जाने वाला था होली पे, बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पे लेकिन मैं गया नहीं. और अभी मेरा प्लान है, मैं जाने वाला हूँ अप्रैल के मंथ में जाने वाला हूँ दोबारा से. ठीक है. मिल गया आंसर. राधे कृष्णा सर आप कहाँ से हो? दिल्ली. दिल्ली रोहिणी एरिया. जय हिंद सर. जय हिंद जय हिंद. देखो बच्चों टाइम काफी कम है मेरे पास में. ठीक है. क्योंकि मुझे भी अपने थोड़े बहुत काम देखने हैं अभी. ठीक है ना. तो इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा. और वैसे आपके लिए पॉलिटिकल साइंस की एमसीक्यू वगैरह की क्लास कल से ही हम शुरू कर देंगे. ठीक है. सैंपल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी हम आपके लिए लेके आ चुके हैं और भी लेके आएंगे. ठीक है. राखी कुमारी रोहिणी में कौन सा सेक्टर है? 16-17. नादिजी प्रसाद सर आपकी जीएफ है क्या? आप सोच सकते हो खुद इस हिसाब से आपके लिए इतना सारा टाइम निकालना. ठीक है. पेपर बनाना, लाइव सेशन लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है. आपके लिए अच्छे तरीके से समझा के वीडियो बनाना. क्या आपको लगता है मेरे पास टाइम होगा इसके लिए? आप खुद ही सोच सकते हो इस मामले में. ठीक है. नादिज प्रसाद. राजा राज. ओके सर थैंक यू. बाय बाय. वैसे आप सभी को मेरी तरफ से, आप सभी को आपके कल के इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट. अच्छे से पेपर करके आना. आप सभी अच्छी तैयारी करवाई गई है. थोड़ी सी कमी रह गई है मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में. ठीक है. तो उसके लिए आप थोड़ी सी तैयारी अपनी तरफ से कर लेना, बाकी मेनली हमारी तरफ से करवा दी गई है. ठीक है. बिल्कुल मिलेंगे तो पार्टी करेंगे. ओके ठीक है. सभी को ऑल द बेस्ट. ठीक है. मिलते हैं आपसे कल के पॉलिटिकल साइंस की लाइव क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सैंपल ज्योग्राफी की क्लास में. तब तक के लिए अच्छे से शाम की तैयारी करना. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस लाइव को अटेंड करने के लिए. जय हिंद. ओह शंभू.